आज सबसे पहले हम आपको फ्लैशबैक में लेकर जानना चाहते हैं 16 दिसंबर 2022 को जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हुए थे, तब जयपुर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें राहुल गांधी ने दावा किया था कि पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और अरुणाचल प्रदेश में भी चीन की सेना भारत के सैनिकों को पीट रही है। यह एक ऐसा बयान था जिसे राहुल गांधी ने 5 बार और दोहराया। 20 अगस्त 2023, 25 अगस्त 2023, 16 सितंबर 2023, 3 फरवरी 2025, 3 फरवरी 2025 और फिर 3 अप्रैल 2025 को भी उन्होंने यही कहा कि लद्दाख में चीन की सेना भारत के अंदर घुस आई है। राहुल गांधी लोकसभा में भारत के विपक्ष के नेता हैं और जब वो बार बार ये दावा करते हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो इस देश के आम आदमी के मन में भी एक शक पैदा होता है। जो आम लोग सीमा पर जाकर खुद इस दावे की जांच नहीं कर सकते, वो ये सोचने लगते हैं कि शायद कोई तो बात जरूर होगी जिसकी वजह से राहुल गांधी लगातार इस दावे को दोहरा रहे हैं। अंग्रेजी में इसके लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल होता है, गैस लाइटिंग। इसका मतलब होता है किसी भी झूठ को तब तक दोहराना जब तक उसे लेकर लोगों के मन में शंका की गांठ न पड़ जाए। लेकिन सोचिए, अगर ये गैस लाइटिंग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर होने लगे और इसके आरोप भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ही लगाने लगे, तो आप क्या करेंगे? राहुल गांधी ने भारत की जमीन पर चीन के कब्जे को लेकर जो सनसनीखेज दावा किया था, आज उस पर भारत के सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या इस कब्जे के वक्त राहुल गांधी खुद मौके पर मौजूद थे? क्या राहुल गांधी के पास इस दावे को साबित करने के लिए कोई सैटेलाइट डेटा है या कोई ऐसी आधिकारिक जानकारी या रिपोर्ट है जिससे वो अपने इस दावे की पुष्टि कर सके? देखिए, मामला संगीन है और अगर इस तरह के सबूत हैं तो यही सबूत कोर्ट में उन्हें पेश करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी सच्चे भारतीय होते तो वो ऐसा कभी नहीं कहते और अदालत में यह बात भी कही गई कि राहुल गांधी को ये सारी बातें संसद में बोलनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर। लेकिन राहुल गांधी अपनी तरफ से अदालत के किसी भी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। राहुल गांधी कहते हैं कि वो संसद में बोलते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, लेकिन सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में तो कोई सरकार नहीं है। राहुल गांधी के पास पूरा मौका था, उनके वकील के पास पूरा मौका था, वो देश की सबसे बड़ी अदालत में अपने इस दावे को सही साबित करके सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते। लेकिन हकीकत में इनमें से किसी भी सवाल पर आज कोई जवाब नहीं आया। उल्टा जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह कहा कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय होते तो वो कभी ऐसी बात नहीं कहते, तो इस पर कांग्रेस राहुल गांधी का बचाव करने के लिए एक नई दलील लेकर आई है। कांग्रेस ने यह कहा कि भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा होने का फिगर राहुल गांधी का नहीं है, बल्कि यह फिगर तो सेना के रिटायर्ड अधिकारियों और लद्दाख के एक प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा में बताया था और राहुल गांधी ने वही बातें मीडिया में कही। लेकिन सोचिए, क्या यह दलील काफी है? राहुल गांधी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा दावा करते हैं और ना सिर्फ दावा करते हैं बल्कि इसे बार बार दोहराते हैं और ऐसे दोहराते हैं कि उनकी भाषा, उनके शब्द, उनके आत्मविश्वास देखकर ऐसा लगता है कि वो जो भी कह रहे हैं पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं। लेकिन हकीकत में जब उनके दावों का फैक्ट चेक होता है और वो फैक्ट चेक देश की अदालत करती है, अदालत उनसे इन दावों का सबूत मांगती है, तो वहां पर कुछ नहीं कह पाते। और अगर सेना के पूर्व अधिकारियों पर मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक है, तो फिर बार बार अलग अलग आंकड़े कैसे दिए गए? एक बार उन्होंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर की बात की, एक बार 4000 किलोमीटर की बात की, फिर 4000 स्क्वायर किलोमीटर की बात की, फिर 2000 स्क्वायर किलोमीटर की और एक बार तो 44,000 स्क्वायर किलोमीटर के कब्जे की बात कर दी। देखिए, इसे अंग्रेजी में हिट एंड रन कहते हैं। मतलब होता है आरोप लगाना और उसके बाद जिम्मेदारी उन आरोपों का नहीं लेना। अब जो हम कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था कि अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको उस झूठ को याद रखना पड़ता है। और यह बात इस मामले पर भी लागू होती है। इस मामले में राहुल गांधी ने चीन के कब्जे को लेकर अलग अलग दावे किए। 15 अगस्त 2020 को उन्होंने गलवान हिंसा के बाद यह कहा कि चीनी सैनिक हमारे इलाके में बैठे हैं। 16 दिसंबर 2022 को कहा कि चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। 16 सितंबर 2023 को कहा कि चीन ने भारत की जमीन छीनी है। 3 फरवरी 2025 को संसद में उन्होंने अपना ही आंकड़ा बदल दिया और यह कहा कि 2000 नहीं बल्कि 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा किया है।
और इसी दावे को उन्होंने 3 अप्रैल को संसद में फिर से दोहराया और वो हर बार ये सारे दावे पूरे यकीन के साथ करते थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में उनके पास इन्हें साबित करने के लिए सबूत नहीं था। पहले सुनिए कब क्या क्या कहा। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया, कैसे कर दिया। The Prime Minister has denied it and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. Because, sir, it's a known fact that China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. 4,000 किलोमीटर हैं, 4,000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी इज अबाउट मैनेजिंग द एक्सटर्नल कंट्रीज। You have given China 44,000 square kilometers of land. Specifically, the shepherds of Pangong Lake, the leaders of Pangong Lake, and the common people who live around Pangong Lake. And they categorically told me that the Chinese have taken Indian land. खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2,000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। चाइना ने 1200 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली, छीन ली। चाइना हिंदुस्तान के अंदर बैठा हुआ है। 4,000 किलोमीटर is sitting on 4,000 square kilometers of our land. The Chinese have taken Indian land. हजारों किलोमीटर जमीन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर 1200 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन जवानों को पीट रहे हैं। 44,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। आज जब कांग्रेस के नेता चीन को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तब आपको इतिहास का भी एक रिवीजन कर लेना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद जिस राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी और जिसकी चेयरपर्सन आज भी सोनिया गांधी है, उसे यूपीए की सरकार में चीन की एक एम्बेसी से 3 साल में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का चंदा मिला था। इसके अलावा यह तस्वीर 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स की है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन चीन ने बीजिंग ओलंपिक्स के लिए उन्हें और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति की जगह सोनिया गांधी को विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया था। और इसी तस्वीर की चर्चा कर रहे थे विदेश मंत्री एस जयशंकर देश की संसद में। और इसी संधि को लेकर हमेशा सवाल पूछती है बीजेपी। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच साल 2008 में एक समझौता भी हुआ था, जिसे एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। उस समय समझौते पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने हस्ताक्षर किए थे और उनके पीछे आप सोनिया गांधी और चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी देख सकते हैं। उस समय शी जिनपिंग चीन के उपराष्ट्रपति थे। और बीजेपी बार बार यह सवाल पूछती है कि यह संधि किस पोजीशन में रहकर राहुल गांधी चीन के साथ कर रहे थे और इस संधि में है क्या। आज आपको बहुत सारी तस्वीरें ऐसी मिल जाएंगी जिनमें गांधी परिवार के चीन के बड़े अधिकारियों के साथ डिनर पार्टी या दूसरे आयोजनों में देखा जा सकता है। और कांग्रेस ने तो 2014 में चीन और इंडिया के साथ चिंडिया बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें दोनों देशों के बीच दोस्ती की बात कही गई थी। और ये सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं है। 1950 में अमेरिका ने अनौपचारिक रूप से प्रस्ताव दिया था कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जी हां, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है और वो समय की रिपब्लिक ऑफ चाइना की जगह ले सकता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। ये तमाम दस्तावेज आज भी मौजूद है।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई नेता इस बात से इनकार करते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू स्पीचेस, ये खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू के जितने भी भाषण थे उन सब का एक साथ संकलन है। और इसी में यह दावा किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि अगर भारत ऐसा करेगा तो इससे चीन नाराज हो जाएगा। यानी अगर भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बन गया और चीन नहीं बन पाता है तो चीन नाराज हो जाएगा। 1958 में जब पंडित नेहरू की सरकार को यह पता चला कि उत्तर पूर्वी लद्दाख की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, तब सरकार का रुख यह था कि उसे इस इलाके के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और पंडित नेहरू कह रहे थे कि इस इलाके में तो घास का तिनका तक नहीं उगता है। और इसीलिए हमने जवाहरलाल नेहरू स्पीचेस वॉल्यूम 4 आपके लिए निकाला है, जो कि भारत सरकार का ही एक पब्लिकेशन है। ये वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये भारत सरकार का ही पब्लिकेशन है जिसमें उनके तमाम भाषणों को एक साथ किया है और इसी में ये पूरा हिस्सा है। रिप्लाई टू डिबेट इन राज्यसभा सितंबर 10, 1959। अब देखिए यहीं पर ये वाली जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा, इसी के बाद ये जो ब्लेड ऑफ ग्रास वाली बात है वो यहीं पर आती है। हमने ये पूरा हिस्सा आपके लिए हाईलाइट किया है, जिसमें व्हेन वी डिस्कवर्ड 1958 में, जब एक साल पहले हमें पता चला कि एक नई सड़क बन गई है येचेंग में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ लद्दाख में, तो हम परेशान हुए। हमें पता ही नहीं था वो कहां पर है। लेकिन आपको बता दें ये अनइनहैबिटेबल एरिया है, मतलब वहां पर कोई रह नहीं सकता है और ये 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। अभी तक इस पर किसी का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, अभी तक यहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। ये वो टेरिटरी है जहां पर घास की एक पत्ती भी नहीं उग सकती है। ये जवाहरलाल नेहरू की स्पीचेस का वॉल्यूम 4 है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, सोर्स बताते हुए, ताकि कोई भी बात प्रामाणिकता के साथ कही जाए। We thought at that time that it might be easier for us to deal with the Chinese government without too much publicity for this incident. हमने ये सोचा कि चीन की सरकार के साथ डील करना ज्यादा आसान होगा अगर हम इस घटना को ज्यादा प्राथमिकता ना दें, ज्यादा पब्लिसिटी ना दें, ज्यादा उजागर ना करें। We might have been wrong, but it was not a crisis. हो सकता है हम गलत हो, लेकिन ये एक आपदा की स्थिति नहीं थी। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जाने पर यह बात, इसी रुख के कारण लद्दाख में 38,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर चीन का अवैध कब्जा हो गया और आज चीन इस इलाके को अक्साई चीन कहता है। 1959 में पंडित नेहरू ने लोकसभा में क्या कहा था वो बयान मैं आपको पढ़कर बताती हूं। राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ, हमने आपको ये पूरा बयान इससे पढ़कर बता दिया है और अब हम इसी हिस्से में एक और लाइन आपको बता दें जिसमें वो साफ कहते हैं कि इट माइट हैव बीन रॉन्ग बट इट वाज नॉट अ क्राइसिस। मतलब वो गलत हो सकता है लेकिन क्राइसिस की स्थिति नहीं थी। ये सब वो कह रहे थे 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन की तरफ चल जाने के बारे में, यानी अक्साई चीन के बारे में। राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ जिन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है उनमें चीन का मुद्दा सबसे ऊपर है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि राहुल गांधी 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार चीन की तारीफ कर चुके हैं, जबकि चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है। सबसे अच्छा लोकतंत्र वही होता है जहां सरकार के साथ विपक्ष भी जिम्मेदारी दिखाए, धारदार सवाल पूछे। अगर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों राजनीति करें और इस तरह की बयानबाजी हो तो इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। जहां बात देश की सेना की हो, जहां पर बात भारत की हो, वहां पर जिम्मेदारी निभानी जरूरी है। आप खुद सोचिए कि हमारे देश के जो जवान सीमा पर इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जब इस तरह के झूठे दावे सुनते होंगे कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जब 44,000 स्क्वायर किलोमीटर तक कहा जा रहा है, तो उनके मनोबल पर इसका क्या असर होता है? ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। हम तो यही चाहेंगे कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की इन बातों पर जरूर विचार करें और कोई नेता उन्हें ऐसे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहता है तो वो ऐसा करने से बचे, क्योंकि इससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। और अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें तमाम सबूत पूरे देश के सामने रखने चाहिए, क्योंकि इससे फिर कोर्ट ने जो कहा है वो पूरी बाजी पलट जाएगी और उनकी बातें सच हो जाएंगी। इंतजार रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको 1967 की उपकार फिल्म का एक गाना याद दिलाते हैं जिसके बोल थे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। लेकिन सोचिए
सारा विवाद बातों का ही तो है। एक तरफ राहुल गांधी है जो चीन के कब्जे की बात कहकर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना झेल रहे हैं, दूसरी तरफ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ पर अपनी बातों से पूरी दुनिया को अस्थिरता की तरफ ले जा रहे हैं और अब टैरिफ के इस टकराव को उन्होंने रशिया के तेल से जोड़ दिया। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिका की आपत्ति के बाद भारत की कुछ कंपनियों ने रूस से, रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। और इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा था कि उन्हें ऐसी खबरें मिली है कि भारत अब रशिया से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन ये सारी बातें गलत निकली और आज ही खबर आई है कि भारत ने रशिया से कच्चे तेल की खरीद को रोका नहीं है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा है कि भारत ने रशिया से तेल खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ इस युद्ध की फंडिंग को जारी रखा है और यह अमेरिका को स्वीकार नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत रशिया से तेल खरीदकर इस युद्ध में रशिया का साथ दे रहा है, लेकिन हकीकत में यह दावा पूरी तरह से गलत है। जून 2025 हमने उनकी कुछ चुनिंदा तस्वीरें आपके लिए निकाली हैं, आपने एंजॉय किया होगा, लेकिन ये सब आप चुनाव के स्टेज पर कर सकते हैं। वैश्विक स्थिति में जहां पर बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं, वहां पर यह सब कैसे चल सकता है? जून 2025 में रशिया से सबसे ज्यादा 47% कच्चा तेल चीन ने खरीदा और चीन के बाद 38% कच्चा तेल भारत ने खरीदा। लेकिन इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम है यूरोपियन यूनियन का। अब ये एक्सपोज होंगे। यूरोपियन यूनियन ने भी जून 2025 में रशिया से 6% कच्चा तेल खरीदा है। तो दिखाए आंखें नेटो मुल्कों को। इसके अलावा रशिया जिस लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का उत्पादन करता है, उसका सबसे बड़ा खरीदार भी कोई और नहीं बल्कि यही यूरोप के देश है। जून के महीने में रशिया से सबसे ज्यादा 51% LNG गैस का आयात यूरोपीय यूनियन ने किया है, जबकि सबसे ज्यादा 37% पाइपलाइन गैस भी पश्चिमी देशों ने ही रशिया से खरीदी। जून 2025 में रशिया से सबसे ज्यादा कच्चा तेल और गैस खरीदने वाले यूरोप के देशों में हंगरी सबसे ऊपर है, उसके बाद है बेल्जियम और फिर है फ्रांस, फिर है स्लोवाकिया और फिर नीदरलैंड्स। यूरोप के इन 5 देशों ने एक महीने में रशिया से 12,000 करोड़ रुपए की गैस और तेल खरीदी। 2024 में भी यूरोपियन यूनियन ने 25,000 करोड़ रुपए का 50 लाख टन लोहा और स्टील खरीदा। और रशिया से व्यापार को लेकर ज्ञान देने वाले अमेरिका ने भी खुद आज तक रशिया से यूरेनियम और फर्टिलाइजर की खरीद को बंद नहीं किया है। अमेरिका ने आज भी रशिया के फर्टिलाइजर की खरीद पर प्रतिबंध नहीं लगाया और कनाडा के बाद अमेरिका दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जिसने रशिया से सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर और केमिकल्स खरीदे हैं। और यहां बात सिर्फ इस खाद की नहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए यूरोप में रशिया को कारों के निर्यात पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन सच यह है कि रशिया आज भी किर्गिस्तान, जॉर्जिया, दुबई, हांगकांग उनके रास्ते इन गाड़ियों को खरीद रहा है। लेकिन फिर भी ये देश मानवता, शांति का दिखावा करते हैं और भारत के रशिया से तेल खरीदने को गलत बताते हैं। इसे देखकर तो हमें एक ही कहावत याद आ रही है, उल्टा चोर कोतवाल को। ये कैसा अंतर्राष्ट्रीय विवाद है जिसमें जो चीज दिख रही है वो है नहीं और जो दिखाई नहीं दे रही है वही इस विवाद की सबसे बड़ी वजह है। अंग्रेजी में से स्मोक स्क्रीन भी कहते हैं, जिसमें धुंध में असली चीज छिप जाती है, छिपा दी जाती है। उदाहरण के लिए इस वक्त दुनिया को यह लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात से नाराज हैं कि कुछ देश उनकी आपत्ति के बावजूद रशिया से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, लेकिन हकीकत में राष्ट्रपति ट्रंप की नाराजगी की असली वजह यह है ही नहीं। उनकी नाराजगी की असली वजह यह है कि अमेरिका की सारी कोशिशों के बावजूद रशिया की अर्थव्यवस्था अब भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने मिलकर रशिया पर प्रतिबंध लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। रशिया पर कुल 28,572 प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद आज रशिया की करेंसी रूबल दुनिया की सबसे तेजी से मजबूत होने वाली करेंसी में से एक बन गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में रूबल ने डॉलर के मुकाबले सबसे ज्यादा मजबूती दिखाई और इसकी वैल्यू इस साल 45% बढ़ गई है, जबकि अमेरिका की करेंसी डॉलर की वैल्यू 1973 के बाद पहली बार 10% से ज्यादा कमजोर हुई है।
आमतौर पर सोना, गोल्ड और चांदी को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन रशिया की करेंसी ने रूबल से इन्हें पछाड़ दिया है, जिसे पूरी दुनिया चमत्कार भी बता रही है। और यह चमत्कार सोने की वजह से हुआ है। 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, तब रशिया ने एक ऐसी तरकीब अपनाई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रशिया ने तय किया कि वो अपनी करेंसी को डॉलर की जगह सोने से जोड़ देगा। उदाहरण के लिए, जैसे अभी हम ये कहते हैं कि भारत के कितने रुपए $1 के बराबर है, वैसे ही रशिया ने यह तय किया कि 5000 रूबल में 1 आउंस शुद्ध सोना मिलेगा। इससे हुआ यह कि रशिया की करेंसी सोने के रेट से जुड़ गई, जिसे रशिया की करेंसी का गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया, और इस तरह से रशिया ने पैसे की जगह सोने में व्यापार करना शुरू कर दिया। सोने के दाम काफी हद तक स्थिर रहते हैं, इसीलिए रशिया की करेंसी सोने के साथ मजबूत होती गई और अमेरिका और बाकी देशों के प्रतिबंधों का इस पर कोई असर नहीं हुआ। और अब यही बात राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका को खाई जा रही है। वरना अगर वाकई उन्हें यूक्रेन की इतनी चिंता होती तो ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बिठाकर पूरी दुनिया के सामने पैसे देने की वजह से इतना बेइज्जत करते। शांति के लिए बार बार सीजफायर के लिए दबाव बनाते बनाते उन्होंने सारी हदें पार कर दी और व्हाइट हाउस में बैठे बैठे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जिस तरह से उन्होंने बेइज्जती की, वो पूरी दुनिया ने देखा। तो यूक्रेन की उन्हें कितनी चिंता आप समझ सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन बहुत तेज निकले और ये वजह है शायद ट्रंप को पूरा मामला गड़बड़ लग रहा है। आज रशिया के विदेश मुद्रा भंडार में 36% से ज्यादा सोना मौजूद है। अमेरिका की यह बौखलाहट यूक्रेन के युद्ध में भी दिखाई देती है और अब अमेरिका ने रशिया के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को तैनात कर दिया है। आपको याद होगा, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो सत्ता में आते ही रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। और जब भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी सीजफायर हुआ, तब भी उन्होंने कहा कि इस युद्ध में परमाणु युद्ध की आशंका थी, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की, ट्रेड डील की धमकी दी, तरह तरह की बातें, और उसके बाद ही ये युद्ध रुका। हालांकि भारत ने उनके इन दावों को खारिज कर दिया है, लेकिन अब तो राष्ट्रपति ट्रंप खुद ऐसा कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? उनकी विश्वसनीयता कम होती जा रही है, तो उसकी वजह है कल देर रात को अचानक से अमेरिका ने रशिया के नजदीक 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को तैनात कर दिया है। ये वो सबमरीन्स हैं जो न्यूक्लियर मिसाइल से लैस हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि 8 अगस्त तक अगर रशिया युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका रशिया पर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा और अमेरिका सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। आप सोचिए पूरे विश्व को वो किस तरफ ढकेल रहे हैं। अमेरिका के इस रुख के पीछे डेड हैंड को बड़ी वजह माना जा रहा है, जिसका जिक्र रशिया ने किया था। रशिया ने डेड हैंड की बात कही थी, जिसका मतलब होता है कि अगर रशिया की सेना, रशिया की सरकार, रशिया की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई तो डेड हैंड से अपने आप रशिया के न्यूक्लियर हथियार एक्टिव हो जाएंगे और इनसे हमला हो जाएगा। इसी धमकी को लेकर अमेरिका परेशान है और उसने रशिया के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को तैनात कर दिया है। इस टकराव के बीच आज एक और बड़ा सवाल है कि क्या भारत का मेक इन इंडिया अभियान टैरिफ की इस टेंशन को कम कर पाएगा? प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा उन्हीं चीजों को खरीदें जिन्हें बनाने में किसी ना किसी भारतीय का पसीना, उसका कौशल, उसकी मेहनत लगी हो, स्वदेशी। इसे अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्वदेशी अभियान भी कहा जा रहा है, जिस पर हमारे देश में राजनीति भी हो रही है। हम इस राजनीति को तो नहीं रोक सकते और सबको ये इजाजत है लोकतंत्र में वो अपने अपने तरीके से समझें कि जनता के बीच वो कौन सी बात ले जाना चाहते हैं। लेकिन आपको ये जरूर बता सकते हैं कि इस वक्त मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियान भारत के लिए कितना जरूरी है। जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि वो भारत पर 25% टैरिफ लगाएंगे, तब से डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया कमजोर हुआ है। आज भी अमेरिका का $1 भारत के 87 रुपए 68 पैसे के बराबर है। रुपए की इस कमजोरी का कारण है अमेरिका का 25% टैरिफ, जिसकी वजह से ये और भी ऊपर नीचे हो रहा है। असल में अमेरिका भारत से जो सामान खरीदता है उससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर जमा होते हैं। जितने ज्यादा डॉलर आते हैं उतना ही हमारा विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है और हमारे रुपए को भी एक मजबूती मिलती है। अब भी हमारे फॉरेन रिजर्व में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी लगभग 80% है।
अगर टैरिफ के कारण हमारा अमेरिका को निर्यात कम हो जाए और इस वजह से हमें डॉलर कम मिलने लगे तो ये हमारी अर्थव्यवस्था को सीधा प्रभावित करेगा। ऐसे भी समझिए कि हम अमेरिका को जो कपड़े, जो दवाइयां, जो गाड़ियां, जो आईटी सेवाएं बेचते हैं वो टैरिफ के कारण अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। भारत का सामान महंगा होगा तो इसकी मांग कम हो जाएगी और मांग कम होने पर भारत से ये सारा सामान अमेरिका के में पहले के मुकाबले कम जाने लगेगा। तो ऐसे में सभी सेक्टर्स पर असर आएगा। इससे भारत के जो अलग अलग उद्योग है, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनमें उत्पादन घटेगा। इससे कई लोगों की नौकरियां जाएंगी तो देश में आर्थिक संकट बढ़ सकता है। भारत को बहुत तेजी से विकल्प खोजना होगा। हमें यह तय करना होगा कि हम तो अपनी कैपेसिटी से जितना काम कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन हमें अन्य जगहों पर बाजार देखना होगा। हालांकि अगर इसी दौरान भारत में स्वदेशी सामानों की मांग बढ़ जाए तो टैरिफ के इस असर को रोका जा सकता है। वो ऐसे कि अगर भारत के लोग भारत में बना सामान ही खरीदेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। इंपोर्ट बिल का मतलब यह है कि अभी जो सामान हम दूसरे देशों से खरीद कर यहां अपने लोगों को बेचते हैं उस पर हमारा खर्च कम हो जाएगा। इंपोर्ट बिल कम होगा तो भारत के लोग अपने देश का सामान ज्यादा खरीदेंगे और ऐसा होने से हमारे लोगों का पैसा हमारे ही देश में रहेगा। साल 2024-25 में भारत ने दूसरे देशों से अगर आप देखें तो कुल कितना पूरा जो सामान खरीदा था उसका हम आपको लेखा जोखा दे रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा है 26% पैसा कच्चा तेल, गैस, खनिज खरीदने पर, 14% पैसा स्मार्टफोन पर, चिप पर, टीवी जैसा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने पर खर्च हुआ, 8% पैसा भारतीयों ने सोना विदेशों से खरीदने पर खर्च किया, 7% पैसा सोलर पैनल जैसे इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनें खरीदने पर खर्च किया, 4% मिथेनॉल, अमोनिया, फॉस्फोरिक एसिड, अल्कोहल यानी शराब खरीदने पर खर्च हुआ, 3% पैसा प्लास्टिक बनाने का बुनियादी सामान खरीदने पर खर्च हुआ और 2% वेजिटेबल ऑयल पर खरीदने पर खर्च हुआ। इतना ही पैसा इंडस्ट्रियल केमिकल्स और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स खरीदने पर भी खर्च हुआ। 0.8% दाल खरीदने में, 0.5% सब्जियां खरीदने में। इसको हम कैसे पलट सकते हैं? इनमें से कच्चा तेल, नेचुरल गैस, केमिकल्स की निर्भरता को कम करना है तो मुश्किल है, लेकिन सोचिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सामान, रोजमर्रा की चीजें, खाने पानी की पीने की चीजें, दालें, कपड़े, जूते, ताले, ये सब कुछ देश के अंदर खरीदने लगे तो हमारी निर्भरता विदेशों पर कम होगी और भारत स्वदेशी अभियान से दुनिया को यह जवाब दे पाएगा कि हम अपने देश में बना सामान इस्तेमाल करके भी इस टैरिफ के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। अगर इस अभियान में भारत मजबूत होता है तो इससे छोटे व्यापारियों को मदद मिलेगी। छोटे व्यापारियों का जो एमएसएमई सेक्टर है, जो भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान करता है, जिससे देश के मतलब कई लोग हैं जिनको रोजगार मिलता है, उनको मजबूती मिलेगी। हम जानते हैं कि स्वदेशी अभियान में कई चुनौतियां हैं। भारत में बने सामान की क्वालिटी को लेकर भी कुछ लोग ऐतराज जताते हैं, लेकिन हमें यहीं तो सुधार करना है। हम अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि कुछ लोग, बुद्धिजीवी और हमारे विपक्षी नेता इस स्वदेशी अभियान का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन यहां आपको साल 1905 याद रखना होगा। उस जमाने में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे थे, उन्होंने संयुक्त बंगाल के भी टुकड़े कर दिए थे, लेकिन उस दौरान में आजादी की नींव बना भारत का स्वदेशी आंदोलन। तब जब भारत की शासन व्यवस्था ही किसी और देश की गुलाम थी, तब हमने विदेशी सामानों का बहिष्कार कर दिया। भारत में बने स्वदेशी सामान को अपनाकर ब्रिटिश हुकूमत के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा था। और सोचिए, जब गुलाम रहते हुए हमने स्वदेशी अभियान को इतना सफल बना दिया था, तो आज हमारे लिए ऐसा करना कौन सी बड़ी बात है? आप इसकी प्रेरणा सरकार से ही ले सकते हैं। पहले हमारी सरकार देश की रक्षा के लिए सभी हथियार दूसरे देशों से खरीदती थी। हमने 1965, 71, यहां तक कि 1999 का करगिल युद्ध भी विदेशी हथियारों से लड़ा। लेकिन आज भारत के 65% से ज्यादा हथियार मेक इन इंडिया के तहत बनाए हुए हथियार हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने सबसे ज्यादा मेक इन इंडिया मिसाइल्स, ड्रोन, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबका इस्तेमाल किया। और इसीलिए हमने आपसे कहा कि अगर देश की सरकार इस तरह के बड़े कदम उठा रही है तो हम सबको भी एकजुट होकर अब स्वदेशी पर ध्यान देना ही होगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज फिर से उन्होंने बात कह दी, अमेरिका भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगा सकता है। और टैरिफ का मतलब यह है कि अभी जो 25% टैरिफ लगाया गया है वो टैरिफ इससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहां आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी।
असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा, उनको भरना होगा। और ये टैरिफ अमेरिका में महंगाई का एक बड़ा विस्फोट करेगा। इस टैरिफ से अमेरिका के हर नागरिक का औसतन खर्च कितना बढ़ेगा? 2 लाख रुपए बढ़ जाएगा। 1933 के बाद अमेरिका में टैरिफ की दरें सबसे ज्यादा होंगी। 5 लाख अमेरिकी लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। जूते 40% महंगे हो जाएंगे, 40%। शूज 40% महंगे हो जाएंगे। कपड़े 38% महंगे हो जाएंगे और रोजमर्रा का सामान भी 10 से 15% तक महंगा हो जाएगा। भारत की आत्मनिर्भर नीति और मेक इन इंडिया पर जोर देने का जो हमारा स्पष्ट रूप से है एक मोटो, उसका असर भी अब दिख रहा है। अब भारत के स्वदेशी हथियारों के लिए तमाम देश खरीदार बनकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ भारत और फिलीपींस की नेवी साउथ चाइना सी में संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है, तो दूसरी तरफ फिलीपींस के राष्ट्रपति 5 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं। इस दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे, बायलैटरल टॉक्स होंगी। ये दोनों ही खबर चीन के लिए एक स्पष्ट संदेश है, क्योंकि अब तक चीन भारत के पड़ोसी देशों को कर्ज देकर भारत के विरोध के लिए तैयार करता था, लेकिन अब भारत ने चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान उसके पड़ोसियों के साथ रिश्ते मजबूत करना शुरू कर दिया। और ये संबंध सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा संबंध भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल सबसे पहले फिलीपींस को ही बेची और अब फिलीपींस भारत के दूसरे कई हथियारों को खरीदने का भी इच्छुक है। और फिलीपींस के राष्ट्रपति की इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद भी यही है। फिलीपींस का चीन के साथ साउथ चाइना सी में टकराव बना रहता है। चीन दक्षिण चीन सागर को अपना कोर्टयार्ड यानी कि अपना आंगन मानता है और इस पूरे क्षेत्र पर अपना दावा ठोकता है। इस मामले में भारत पूरी तरह फिलीपींस का साथ देता है। अब दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस वाली डील भारत की मेक इन इंडिया नीति, सुरक्षा निर्यात की दिशा में, दुनिया में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी के साथ साथ ये जो दूसरी तरफ अब दक्षिण चीन सागर में हो रही हलचल से चीन परेशान है, जहां भारत और फिलीपींस की नेवी एक जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है। फिलीपींस की समुद्री सीमा में भी चीन ने कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करना शुरू किया है और वो फिलीपींस की नौसेना की पेट्रोलिंग पर भी अड़ंगा लगाता है। स्थिति में उसे काउंटर करने के लिए फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस का एंटी शिप वेरिएंट खरीदा है। चीन की विस्तारवादी मानसिकता से उसके सभी पड़ोसी परेशान हैं। वो पूरे साउथ चाइना सी पर अधिकार जमाने की कोशिश करता है। वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर जैसे देशों से चीन का विवाद रहा है। और अब भारत और फिलीपींस की नेवी का यह युद्धाभ्यास चीन के लिए साफ मैसेज की तरह है। भारतीय नौसेना के वॉरशिप इस वक्त साउथ चाइना में मौजूद हैं। आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति, आईएनएस किल्टन फिलीपींस पहुंचे थे। दिलचस्प बात यह है कि जब दोनों देशों की नेवी का युद्धाभ्यास हो रहा है, तब फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत में मौजूद हैं। अगली खबर जो पूरे देश को जानना जरूरी है, आजकल के युवा जल्दी बॉडी बनाने के लिए चक्कर में तरह तरह की एक्सरसाइजेज और खानपान में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन एम्स के डॉक्टर्स का दावा है कि खानपान में इस्तेमाल होने वाला एक सप्लीमेंट युवाओं की बैकबोन को कमजोर कर रहा है। अगर हम आपसे पूछें कि आपके लिए अच्छी सेहत के मायने क्या है, तो ज्यादातर युवा मजबूत मसल, सिक्स पैक एब्स को स्वस्थ शरीर का पैमाना बताएंगे। हम आपको दो कैरेक्टर्स दिखाते हैं। इसमें एक वो व्यक्ति है जिसके मजबूत बाइसेप्स हैं, सिक्स पैक एब्स हैं, देखने में ये एक सेहतमंद व्यक्ति लगता है। ये व्यक्ति जिम में एक्सरसाइज करता है, जल्दी से जल्दी अच्छी बॉडी बनाने के लिए अच्छी डाइट के अलावा स्टेरॉइड्स भी लेता है ताकि जिम में ज्यादा देर बिता सके, ज्यादा वक्त वर्कआउट कर सके। इसके बगल में एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी बॉडी पहले व्यक्ति की तुलना में थोड़ी कम है।
ये व्यक्ति भी जिम में पसीना बहाता है, प्रोटीन डाइट लेता है, लेकिन इसको मस्कुलर दिखने की जल्दी नहीं है और वो धीरे धीरे अपने फिटनेस पर काम कर रहा है। अगर हम आपसे पूछे कि अगले 5 से 10 वर्षों में कौन सा व्यक्ति ज्यादा मस्कुलर होगा, तो शायद आप पहले व्यक्ति को चुनेंगे। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो अगर इन दोनों ने अपनी यही डाइट रखी तो जो व्यक्ति आपको ज्यादा ताकतवर दिख रहा है वो अगले 5 से 10 वर्षों में बीमार हो जाएगा। इसकी वजह है दोनों की खान पान का एक बड़ा अंतर और वो है स्टेरॉइड्स का सेवन। हमारे देश के युवाओं को आज ये खबर ध्यान से देखनी चाहिए। स्टेरॉइड्स एक खास तरह की दवाइयां हैं जिनको कई बीमारियों को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग जल्दी मसल्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे बॉडी बनाने का एक शॉर्टकट भी कहा जाता है। जो लोग बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स वाले सप्लीमेंट्स और दवाइयां ले रहे हैं उनको पता होना चाहिए ये स्टेरॉइड्स आपकी मसल्स बनवा रहा है लेकिन हड्डियां खराब कर रहा है। एम्स दिल्ली के ऑर्थोपेडिक्स विभाग में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ गई है जिनमें मल्टी डिस्क फेलियर हो रहा है, यानी रीढ़ की कुल 33 हड्डियों में कई जगहों पर दिक्कतें आने लगी हैं। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड सप्लीमेंट ले रहे थे। सबसे खतरनाक बात यह है कि रीढ़ की हड्डी की ये समस्याएं जेन ज़ी में बढ़ रही हैं। एम्स के डॉक्टर्स के मुताबिक मल्टी डिस्क फेलियर और फ्रैक्चर के मरीजों में 15 से 25 साल तक के युवा मौजूद हैं। हम लोगों को बहुत ही सोच समझ करके ये ध्यान में देना होगा कि जो हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे बॉडी में जा रहा है, उसके क्या इफेक्ट हैं। आप जब स्टीरॉयड की बात करते हैं तो ये बहुत तरह की बोन बीमारियां कॉज करती हैं, क्योंकि ये डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन कॉज करती हैं। हड्डियों की जो सिस्टम होता है जिससे हड्डियां मजबूती पाती हैं, कैल्शियम उसमें ऐड होता है, उस पूरे सिस्टम को ये अफेक्ट कर देती हैं, जिसके वजह से हड्डियां जो हैं वो कमजोर होती चली जाती हैं, जिसके वजह से स्पाइन के फ्रैक्चर हो सकते हैं। एक ऐसा फ्रैक्चर हो सकता है जिसे फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर कहते हैं कि वो तुरंत कोई ट्रिवियल ट्रॉमा हुआ, हल्का सा स्लिप हुआ और फ्रैक्चर हो गया, थोड़ा सा गिरे बेड से, एक करवट से दूसरे करवट लिए उसमें फ्रैक्चर हो गया। इस तरह की बीमारियां आती हैं। एम्स के कुछ डॉक्टर्स के मुताबिक पिछले 1 साल में 15 से 25 साल की उम्र के 50 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं जिनकी हड्डियां स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की वजह से कमजोर हो गई हैं। इन युवाओं से बातचीत में पता चला है कि ये लोग जल्दी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में जिन स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स कहते हैं। ये स्टेरॉइड्स इंसानी शरीर में सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी बिल्डर्स को ताकत मिलती है। वो ज्यादा से ज्यादा देर तक जिम में पसीना बहाते हैं, लेकिन स्टेरॉइड्स के कई खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं। ये लिवर्स को खराब करता है, हड्डियों में कैल्शियम को कम करता है, ये हाई बीपी की समस्या पैदा करता है जिससे हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। ये दिमाग पर असर डालता है, ऐसे लोगों को गुस्सा जल्दी आता है। स्टेरॉइड्स महिलाओं और पुरुषों के हार्मोन्स पर भी बुरा असर डाल सकता है। इन खतरों के बावजूद हजारों युवा जल्दी से जल्दी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स लेकर खुद को बीमार बना लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो स्टेरॉइड्स देश के युवाओं की हड्डियां खराब कर रही हैं वो बाजार में खुलेआम बिकती हैं। बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइड्स मेडिकल स्टोर पर ही नहीं बल्कि एनाबॉलिक एक्टिवेटर, मसल बिल्डर या फिर टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट के नाम पर ऑनलाइन भी बिक रही हैं। सोशल मीडिया रील्स और दोस्तों के ग्रुप में ज्यादा मस्कुलर दिखने के लिए युवा बिना किसी मेडिकल सलाह के आसानी से स्टेरॉइड्स खरीद रहे हैं। इसके इस्तेमाल से खुद की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। आप सोचिए कि एक समय था जब रीढ़ की हड्डियों की समस्या 50-60 साल में होती थी, लेकिन अभी तो 15-25 साल की ही उम्र में अगर बैकबोन कमजोर हो जाए तो इन बच्चों का क्या होगा। हम ये मानते हैं कि बेहतर मापदंड होने चाहिए और बिना मेडिकल जांच के इस तरह के स्टेरॉइड्स बच्चों को कम से कम बाजार में, खुले बाजार में उपलब्ध नहीं होने चाहिए।